हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। यानी आप अपनी मंजिल को तभी पाते हैं जब आप अपनी जो इच्छा है उसको जिद में बदलते हैं और जिद को जुनून में। जब तक आप अपनी जिद नहीं दिखाएंगे पढ़ाई के प्रति, नौकरी के प्रति, उस जिद को जब तक जुनून नहीं बनाएंगे आपको सफलता मिलनी मुश्किल है। देखिए, पढ़ते सैकड़ों छात्र हैं, आपको भी पता है कितने लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कितने हज़ार देने जाते हैं, कितने लोग उसमें सफल होते हैं प्री के लिए, फिर मेंस के लिए। यानी सिलेक्शन तो कुछ ही लोग का होता है, बहुत ज़्यादा पद होते हैं तो 1000-2000। तो यानी कि अगर लाखों लोगों में 2000 लोग सेलेक्ट होते हैं तो उसमें कुछ तो काबिलियत होगी ही। और अगर वो काबिलियत रखते हैं तो इसका मतलब उनका कोई डिसिप्लिन होगा पढ़ाई के प्रति, एक जिद होगी, एक जुनून होगा। तो वही जिद और जुनून आपको भी अपनाना है अपनी पढ़ाई के प्रति। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नए साल में आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत करेंगे ताकि ये वर्ष आपकी सफलता का वर्ष हो। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। ड्राई रन के साथ देश टीकाकरण के लिए तैयार है, बस डीसीजीआई की हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। दूसरी न्यूज़ है कि यहाँ पर होगा कोरोना के नए यहाँ पर स्ट्रेन होगा को आइसोलेट करने वाला पहला देश बना भारत। यहाँ में स्प्रिंट हो गया है। और तीसरी न्यूज़ है कि आज का स्टार्टअप कल लेगा एमएनसी का आकार। अब ये एमएनसी क्या है हम इस न्यूज़ में देखेंगे और ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी देने की इजाज़त यानी मिलने वाली थी भारत में, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब में फाइज़र के वैक्सीन को इजाज़त मिल गई है और WHO ने भी उसे प्रमाणित कर दिया है कि आप कोविड के मरीजों को वो दवा दे सकते हैं। अब ये भारत में भी लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट को ये दिया गया है। अब ये सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट की ही खोज नहीं है। बाकी इस न्यूज़ में देखते हैं क्या लिखा है। कोरोना से जंग के बीच देश को 2 दिन में दूसरा हथियार मिल गया है। शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड के बाद शनिवार को विषय विशेषज्ञ समिति यानी कि CEC ने पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त देने की अनुशंसा कर दी है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने विकसित किया है। वहीं कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट भारत में इसका उत्पादन कर रहा है। माना जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI जल्द ही दोनों वैक्सीनों पर SEC की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस बीच शनिवार को सभी राज्यों में ड्राई रन के साथ देश ने टीकाकरण के लिए तैयारी को भी पुख्ता कर लिया है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट के टीके को तैयार डोज की गुणवत्ता जांचने का भी काम हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 31 दिसंबर तक 7.5 करोड़ डोज तैयार होने और जनवरी के पहले हफ्ते तक इसे बढ़ाकर 10 करोड़ करने का दावा किया है। इनमें लगभग 20 बैच में रखे गए 5 करोड़ सैंपल की गुणवत्ता की जांच हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में की गई है। आपको पता होगा कि पहले दौर में 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी और ऐसे व्यक्ति ये जो 50 की उम्र से ज़्यादा के हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश बना भारत। देखिए, नया जो स्ट्रेन है वो 70% कहीं अधिक ताकतवर माना जा रहा है पुराने कोरोना से, और ब्रिटेन में सबसे पहले इसके लक्षण देखे गए हैं और भारत में भी केरल और केरल के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये वायरस यानी कि ग्रसित लोग इसमें पाए गए हैं। ब्रिटेन में 2 हफ्ते पहले सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले में भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत पहला देश बन गया है जिसने इस स्ट्रेन को प्रयोगशाला में अलग करने में कामयाबी हासिल की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को यह जानकारी दी। ICMR ने ट्विटर पर बताया कि वैज्ञानिकों ने नए स्ट्रेन को कल्चर करने में कामयाबी हासिल की है। कल्चर ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में कोशिकाओं को विकसित किया जाता है।
आईसीएमआर ने कहा, ब्रिटेन से वापस आए लोगों से जुटाए गए नमूनों की मदद से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सफलतापूर्वक सभी बदलावों के साथ नए स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर कर लिया गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने वेरो सेल लाइन्स का इस्तेमाल किया है। आईसीएमआर ने दावा किया है कि अब तक किसी देश ने ऐसा करने में सफलता नहीं पाई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आज का स्टार्टअप कल लेगा एमएनसी का आकार। आज का स्टार्टअप कल की मल्टीनेशनल कंपनी का आधार है। यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का ही आधार है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का शिलान्यास करने के बाद समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के छात्र लोकल और ग्लोबल के बीच सेतु की भूमिका निभा सकते हैं। देश के तेज विकास के लिए औद्योगिक परिस्थितियों का संतुलन बनाना होगा। भविष्य के प्रबंधकों को देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इसमें इनोवेशन और तकनीक की अहम भूमिका होगी। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि अमेरिकी संसद ने रक्षा बजट पर ट्रंप के वीटो को खारिज किया। और दूसरी न्यूज़ है प्रचंड ने, यहाँ पर होगा, प्रचंड ने चीन को दिखाया ठेंगा। कोहली, यहाँ पर होगा ओली के खिलाफ तेज करेंगे आंदोलन। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि अमेरिकी संसद में 740 अरब डॉलर के रक्षा खर्च फंड यानी कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर ट्रंप द्वारा लगाए गए वीटो को खारिज कर दिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने कुल 8 विधेयकों को पर वीटो किया था। इसके बाद वे विधेयक कभी कानून की शक्ल नहीं ले पाए। हालांकि इस बार संसद ने एकजुट होकर ट्रंप के वीटो को भी हटा दिया है। ट्रंप ने 4 वर्ष के राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है। बता दें कि संसद ने देश की रक्षा नीति पर अगले 1 साल में 740 अरब डॉलर के खर्च को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, आपने पहले भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि नेपाल में अक्टूबर के बाद से काफ़ी राजनीतिक उथापथल चल रही है। वहाँ पर आंदोलन का रूप ले रहा है अब ये कार्यक्रम, क्योंकि पार्टी में ही 2 धड़ हो गए हैं, जिसमें एक प्रचंड की है और खेमा है और एक ओली का। तो इस न्यूज़ में क्या है ये देखते हैं। और इसमें चीन मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रचंड ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है, जो कि चीन के लिए देखा जाए तो एक छोटे से देश ने चीन को नकार दिया है। तो काफ़ी हताशा वाली बात है चीन के लिए। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों में सुलह कराने की चीन की कोशिशों पर पानी फिर गया है। चीन को ठेंगा दिखाते हुए पुष्प कमल दहल प्रचंड धड़े ने दूसरे दौर के प्रदर्शन को हरी झंडी दिखा दी है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड धड़े ने घोषणा की है कि वे अपने आंदोलन के दूसरे दौर की घोषणा कर रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हिमल शर्मा ने कहा है कि आंदोलन की पूरी रणनीति बना ली गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने निचले सदन को भंग करने की घोषणा की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 धड़ों में बंटना चीन को रास नहीं आया। उसने पिछले दिनों कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसके प्रयास भी पार्टी के दोनों धड़ों में एका कराने में सफल नहीं हो सके। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, देश की सबसे बड़ी प्रमोटर बनकर उभरी टाटा सन्स। टाटा सन्स ने किन कंपनियों को पछाड़ा है, हम इस आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट है, 6 करोड़ से अधिक इनवॉइस हुए जारी। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। घरेलू शेयर बाजारों के नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बीच टाटा सन्स देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बनकर उभरी है। खबरों के मुताबिक बीते वर्ष के अंत तक सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर के रूप में टाटा सन्स ने सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले पिछले 2 दशकों तक सरकार ही सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में देश की सबसे बड़ी प्रमोटर थी। अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में पिछले वर्ष टाटा सन्स की हिस्सेदारी 34% बढ़ गई, जिसका कुल मूल्य 9.28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के आखिर में 9.24 लाख करोड़ रुपए मूल्य की थी। वहीं पिछले वर्ष 1 वर्ष के दौरान अपनी सूचीबद्ध कंपनियां सरकार की हिस्सेदारी करीब 20% तक गिर गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश भर की कंपनियों को पिछले महीने 6.03 करोड़ जीएसटी
ई इनवॉइस यानी ई बिल जारी किए गए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में 5.89 करोड़ ई इनवॉइस जारी किए गए थे। सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से B2B यानी कारोबारी लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या ई इनवॉइस निकालना अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ई इनवॉइस प्रणाली जीएसटी सिस्टम के पासा पलटने वाली साबित हुई है। इसके 3 माह पूरे हो चुके हैं। बयान के मुताबिक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित ई इनवॉइस प्रणाली से 3 माह के दौरान 37,000 से अधिक करदाताओं ने 16.80 करोड़ इनवॉइस रेफरेंस नंबर निकाले हैं। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा चुनौती भरे समय का सामना। जब तक हम सकारात्मक सोच के साथ व्यापक बदलाव की दिशा में नहीं बढ़ेंगे, तब तक महामारी के चलते जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई मुश्किल है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के संजय गुप्ता द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा कोरोना काल वाले नए साल के संकल्प। सरकार नए साल में सबको टीका लगाने का संकल्प ले चुकी है, वहीं विपक्ष भीषण शीतलहर में नई आग ढूंढ रहा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल भी लिखा गया है दैनिक जागरण के संपादक संतोष त्रिवेदी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सेहत पर सस्ती राजनीति। जिस तरीके से कोविड शील्ड को अब वितरण की उसकी तैयारी है, यानी कि टीकाकरण की तैयारी है, लेकिन विपक्ष उसे सेहत पर हमला बताते हुए उसको खारिज कर रहा है, ये एक सस्ती राजनीति है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 ने वर्ष 2020 पर इसका व्यापक असर डाला कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चीन के वुहान शहर से निकले इस वायरस ने समूची मानवता को झकझोर कर रख दिया। इस महामारी के दुष्परिणाम पूरे विश्व को भोगने पड़े। महाशक्ति अमेरिका समेत कुछ विकसित देश इसलिए कहीं अधिक प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में कोविड-19 को लेकर पर्याप्त गंभीरता और सतर्कता नहीं दिखाई। भारत भी इसी महामारी से अछूता नहीं रहा, लेकिन अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो वह उसके असर से एक हद तक बचा रहा। इसका श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों को तो जाता ही है, लेकिन सबसे अधिक प्रशंसा करनी होगी डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद इस महामारी के प्रकोप को बढ़ने से रोका। विश्व के कई देशों में कोविड-19 से लड़ने वाली वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में भारत में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद भी हाल फिलहाल महामारी से पीछा नहीं छूटने वाला। एक तो भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में सभी को वैक्सीन लगाना जटिल कार्य है, और दूसरा इसमें समय भी लगेगा। ऐसे में यह मानकर चला जाना चाहिए कि कम से कम अगले 6 महीने तक सतर्क रहना ही होगा। निसंदेह लोग यह चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने और हर किसी के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आए, लेकिन वे आसानी से बदलावों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। अपेक्षित बदलाव न हो पाने के पीछे एक बड़ा कारण यह सही नीतियों का अभाव और उनके क्रियान्वयन में खामी है। आज अगर देश के तमाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुधार और बदलाव का अपेक्षित असर नहीं दिखता, तो उसके मूल में अनियोजित विकास ही है। हमारे नीति नियंताओं ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ना तो कोई ठोस मानक बनाए और ना ही दूरदर्शिता का परिचय दिया। इसी कारण आधारभूत ढांचा चरमराता दिख रहा है। वर्ष 2021 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस चुनौती भरे समय में हर भारतीय के अंदर से यह आवाज आनी चाहिए कि महामारी के कारण देश का जो नुकसान हुआ उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो सके। यह तभी संभव है जब सरकार और नागरिक मिलकर व्यापक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे और विपक्षी दल रचनात्मक राजनीति का परिचय देंगे। जब तक हम सकारात्मक सोच के साथ व्यापक बदलाव की दिशा में नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस महामारी से पहुंची क्षति की भरपाई करना मुश्किल है। नेक्स्ट आर्टिकल है कोरोना काल वाले नए साल के संकल्प। नया साल आ गया है, साथ में नए संकल्प भी हैं। जिसे देखो वही 1-2 संकल्प उठाए घूम रहा है। नए साल में जैसा कि पहले मैंने भी बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकल्प बहुत लेते हैं, यानी कि ऐसे संकल्प लेंगे जो उनके लिए असंभव होता है। और असंभव क्या होता है, उसका पालन तो वो करते हैं, लेकिन सिर्फ या तो 1 सप्ताह, 1 महीना या कुछ दिन तक उसका पालन होता है, उसके बाद वो चरमराने लगता है। उसी तहत ये लिखा गया है आर्टिकल। एक छोटा सा मास्क हमें कितनी बड़ी शर्मिंदगी से बचा सकता है। अभी तो यही लग रहा है कि पिछले साल की यह भेंट लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। साल बदलने भर से हाल बदलने वाला नहीं है। रही बात आम आदमी की, संकल्प ले लेकर वह इतना संकल्प खोर बन गया है
कि ग्लानि व्लानि जैसी दुर्बलता अब उसके मनोरथ से में बाधा नहीं बनती हैं। ये संकल्प यूं ही नहीं लिए जाते, इसे सार्वजनिक रूप से लिया जाता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पब्लिक में प्रचारित किया जाता है। अघोषित संकल्प का फल सुखदायी नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो कोई राजनीतिक या साहित्यिक साहित्यिक संकल्प लेना सबसे आसान है। अमूमन ये अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। इसके लिए बस मनुष्य को कल्पनाशील होना पड़ता है। यह अचानक एक दिन साहित्यकार बन बैठता है। एक ओर वह दिए हुए सम्मान को वापस लौटाने का संकल्प लेता है तो दूसरी ओर अकादमी के नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं भेजने लगता है। एक अनुभवी और संकल्पशील साहित्यकार के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। श्रेष्ठ कवि या प्रख्यात कहानीकार न बन पाने पर वह अद्भुत व्यंग्यकार बनने का संकल्प ले लेता है। इधर सरकार नए साल में सबको टीका लगाने का संकल्प ले चुकी है और उधर विपक्ष भीषण शीतलहर में नई आग ढूंढ रहा है। सरकार किसानों का भला करने में तुली हुई है और किसान है कि सरकार को तौल रहे हैं। इस सबके संकल्प संतोषजनक ढंग से सुलग रहे हैं। शायद जल्द सबको गर्माहट का एहसास हो। नेक्स्ट आर्टिकल है सेहत पर सस्ती राजनीति। इससे खराब और कोई बात नहीं हो सकती कि जिस दिन कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन लगाए जाने के लिए देश भर में पूर्वाभ्यास हो रहा था, उसी दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि वह वैक्सीन नहीं लगवाने वाले क्योंकि वह भाजपा की है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह व्यर्थ का बयान केवल सेहत को लेकर की जाने वाली सस्ती राजनीति ही नहीं बल्कि उन वैज्ञानिकों का भी अपमान है जिन्होंने अथक मेहनत से वैक्सीन तैयार की है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि अखिलेश यादव ने यह बयान इस तथ्य से भली तरह परिचित होने के बाद भी किसी संकीर्ण राजनीतिक इरादे से के तहत जानबूझकर दिया कि देश में जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। निसंदेह अखिलेश यादव या उनकी जैसी सोच रखने वाले लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि लोगों की सेहत से या उनकी भावनाओं से कम खिलवाड़ ना करें। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो है पुरुष हॉकी टीम का शिविर 5 जनवरी से। कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर पीआर श्रीजेश सहित भारतीय पुरुष हॉकी के 33 कोर संभावित खिलाड़ी 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद मंगलवार से बेंगलुरु में शुरू हो रहे राष्ट्रीय शिविर में लौटेंगे। शिविर का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई ने परिसर में किया जाएगा। साई और हॉकी इंडिया की मानक संचालक प्रक्रिया के अनुसार ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने से पहले कोर समूह के खिलाड़ी 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरेंगे। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा कि इस 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद खिलाड़ी मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा होकर वापसी करेंगे। तो ये आज का यानी 3 जनवरी 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।